तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है, और इसका 14वां पाठ हम पढ़ रहे थे, विभाजन को समझ रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ, डिवाइडेशन हुआ, उसकी कहानी हम यहाँ पे समझ रहे थे कि किस तरह वो हुआ। इसी अध्याय के कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने देखा था कि रूढ़ छवियों के कारण कैसा हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच किस तरह भेदभाव बढ़ता जा रहा था, मनमुटाव बढ़ता जा रहा था, उनके बीच तनाव कैसे बढ़ रहा था, ये हमने समझा। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया और कैसे पाकिस्तान शब्द किन किन क्षेत्रों को मिलाकर उसने बनाया था। फिर हमने देखा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किस तरह से उन्होंने एक अलग स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, जिसमें पाकिस्तान शब्द का तो इस्तेमाल नहीं था। और फिर हमने पिछले कक्षा में देखा था युद्धोत्तर घटनाक्रम, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा था। हमने देखा था एक एक करके क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव जिनको कहा था, जिनको गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद हमने लॉर्ड वेवेल योजना देखी थी। अब उसके बाद क्या है कि अंग्रेज भारत को आज़ाद करना चाह रहे हैं, लेकिन आज़ाद किस तरह से करें, किस तरह भारत में सत्ता का हस्तांतरण करें, भारत का शासन किसको सौंप के अंग्रेज वहां से निकले। मुस्लिम लीग एक ही बात पे अड़ी हुई है कि हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान, भारत का विभाजन करना पड़ेगा, पहले बांटो फिर छोड़ो, ऐसा नारा दे दिया था मुस्लिम लीग ने। तो इसीलिए लॉर्ड वेवेल जो वायसराय थे, उनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था लॉर्ड वेवेल योजना, और उसमें 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हमने समझी थी कि बनाई जाएगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस बात पे वो अड़ गए थे कि इस 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे सभी मुस्लिम लीग के होंगे, और इसीलिए शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना दोनों असफल हो गई थी। फिर आता है कैबिनेट मिशन योजना, और कैबिनेट मिशन योजना में हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा, और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही भारत में संविधान सभा के चुनाव वगैरह भी हमने पिछली कक्षा में ये सब देखा था। तो हमने कुछ याद किया है, कुछ रिवीजन किया है। अब आगे का देखते हैं कि जब विभाजन की बात आ गई, कि हमने देखा था ना पिछली कक्षा में कि 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया था मुस्लिम लीग ने, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। पूरे भारत में दंगे फैल गए थे, कलकत्ता से शुरू हुए फिर पूरे उत्तर भारत में फैल गए थे। अब अंग्रेजों को और कांग्रेस को लगने लग गया था कि विभाजन को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, एकमात्र रास्ता है विभाजन, ऐसा उनको लगने लग गया था अंग्रेजों और कांग्रेस के नेताओं को। तो फिर क्या हो रहा है जब भारत में दंगे हो रहे हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद क्या क्या हुआ घटनाक्रम, वो हम समझेंगे। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, कानून व्यवस्था का नाश हो चुका था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भारत की सत्ता किसके पास है। जब दंगों से पीड़ित जब लोग अंग्रेज अधिकारियों के पास जाते थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमें क्या एक्शन लेना है, क्योंकि अंग्रेज तो भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता आपसी वार्ताओं में बिजी थे कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भारत की सत्ता किसके पास है, दंगाइयों की शिकायत किससे की जाए। सभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता वार्ताओं में व्यस्त थे, और केवल एक ही व्यक्ति था जो कि दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहा था और शांति बहाली के प्रयास कर रहा था, और वो थे महात्मा गांधी। तो देखिए बच्चों, मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा, लड़ाई झगड़े चलते रहे, हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करते रहे, रक्तपात चलता रहा। कारण क्या थे? क्योंकि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी, पुलिस व्यवस्था वगैरह हर तरह की कानून व्यवस्था भारत में समाप्त हो चुकी थी। किसी को पता ही नहीं था कि किसको आदेश दें, किससे आदेश प्राप्त करें। तो शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी, कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। जो पुलिस वाले थे वो भी, अगर कोई सिख पुलिस वाला है तो सिखों की ही मदद करता था और मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा था। तो एक दूसरे समुदाय के बीच ऐसा चल रहा था कि पुलिस वाले भी किसी विशेष समुदाय के लिए ही कार्य करने लग गए थे, अपने ही समुदाय के लोगों को बचाते थे और दूसरे समुदाय पे यहां तक कि अत्याचार तक करते थे। तो वही बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने मारकाट करने वाले दंगाइयों पर एक भी गोली नहीं चलाई। अमृतसर की हम बात कर रहे हैं कि अमृतसर में पुलिस को आदेश दिया गया कि जाओ दंगे को रोकिए, लेकिन पुलिस को गोली चलाने के आदेश नहीं दिए गए और दंगाइयों को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाए ही नहीं गए प्रशासन के द्वारा। शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था।
आगे बात करें, अंग्रेज अफसरों को सूझ ही नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। तो इस तरह की भारत की कानून व्यवस्था उस समय थी। अंग्रेज अफसर समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे सुधारा जाए। अगर अफसर सही तरीके से कोशिश करते, दंगाइयों पर गोली चार्ज वगैरह के लाठी चार्ज या गोली चलाने के आदेश वगैरह देते तो दंगाइयों को रोका जा सकता था, लेकिन दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और वो आराम से लोगों को मारते काटते रहे। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। समझना इस चीज को कि अधिकारियों को और भारत की जनता को, आम लोगों को पता ही नहीं था कि किसको शिकायत करें दंगाइयों की। भारत की सत्ता है किसके हाथ में? सत्ता जिसके हाथ में थी वो अंग्रेज थे, लेकिन वो जाने की तैयारी में थे, निकलने लग गए थे भारत से। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो सत्ता का बंटवारा कैसे हो इस चीज को लेकर चर्चाओं में बिजी थी, वार्ताओं में बिजी थे सभी नेता। तो भारत की सत्ता है किसके हाथ में ये ठीक से पता भी नहीं चल रहा था। अंग्रेज तो भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। जो अफसर थे भारत के प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, उनको खुद की सुरक्षा की चिंता थी, अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। वो खुद नहीं समझ रहे थे कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो पहले खुद की सुरक्षा, बाद में दूसरों की सुरक्षा। तो वो खुद के ही जान माल के बारे में बड़े भयभीत थे कि दंगाई किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं, कहीं भी मारकाट मचा सकते हैं। महात्मा गांधी के अलावा, समझना, महात्मा गांधी के अलावा सभी वरिष्ठ नेता आजादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे। महात्मा गांधी के अलावा जितने भी बड़े नेता थे वो सभी सभाओं में व्यस्त थे, वार्ताएं चल रही थी। सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, भारत में संविधान कैसे बनेगा। तो इस तरह सभी बड़े नेता वार्ताओं में व्यस्त थे। केवल महात्मा गांधी ऐसे थे अकेले जो निहत्थे थे और बिना सुरक्षा के दंगाइयों के पास जाते थे और उनको समझाते थे। उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अहिंसा के लिए संघर्ष किया और आज उन्हीं का देश अहिंसा की लपटों में जल रहा था। इसलिए उन्होंने पूरे प्रयास किए इन दंगों को रोकने के। बाकी कांग्रेस और सभी नेता वार्ताओं में बिजी थे। भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान और सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। भारतीय सिपाही और जो थे सिपाही वगैरह, वो भी कोई हिंदू थे कोई मुसलमान थे, तो वो भी इसी तरह आचरण करते थे। अगर कोई हिंदू सिपाही है तो वो हिंदू दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करता था, उनको गिरफ्तार नहीं करता था। अगर कोई मुसलमान सिपाही है तो मुसलमान दंगाइयों पर कार्रवाई वो नहीं करते थे। तो वो भी हिंदू मुसलमान के रूप में आचरण करने लग गए थे। सिख थे तो सिख के रूप में आचरण करने लग गए थे। यहाँ तक कि आगे देखते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर तो पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, दूसरों की मदद नहीं की। हिंदू कोई पुलिस वाला है तो हिंदू समुदाय के लोगों की ही सुरक्षा की, मुसलमानों की सुरक्षा नहीं की। और कई जगह तो ऐसा तक हुआ कि उन्होंने अपने समुदाय के लोगों की सुरक्षा तो की ही और दूसरे समुदाय पे अत्याचार तक किए, उनको मारा तक। तो देखिए, अपने धर्म के लोगों की मदद की बल्कि दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। कई जगह तो अधिकारियों की ये स्थिति थी कि भारत के जो अधिकारी थे, पुलिस थे, वो भी सांप्रदायिक आधार पर बंट चुके थे। केवल अपने समुदाय की सुरक्षा करते थे और यहाँ तक कि दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले तक करते थे जो सरकारी अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट था। तो हमने समझा किस तरह कानून व्यवस्था का नाश हो चुका था, कानून व्यवस्था पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी एक अकेली फौज। अब महात्मा गांधी ही अकेले आदमी हैं जो कि दंगा वाली स्थान है, दंगाई जो स्थान है वहां पर जाते थे। हिंदू मुसलमान दोनों के क्षेत्रों में जाते थे, दोनों को समझाते थे, प्यार से गले लगाते थे और इस तरह दंगे ना फैलाने, हिंसा ना फैलाने के लिए उनको मोटिवेट करते थे, उनको समझाते थे। तो महात्मा गांधी ही एक अकेली फौज की तरह कार्य करते थे और जहां भी वो जाते थे लोग इतने सारे इकट्ठे हो जाते थे और गांधी जब उनको समझाते थे तो बहुत सारे लोग उनकी बात मानते भी थे। यहां तक कि कई जगह तो गांधी जी के ऊपर भी दंगाइयों ने हमले किए, लेकिन गांधी जी ने अपने जीवन को पूरे को दांव पे लगा दिया, अपने जान की भी उन्होंने परवाह नहीं की और पूरी तरह इन दंगाइयों को शांत करने के लिए वो क्षेत्रों का दौरा करते रहे लगातार। तो देखिए,
इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। एक ही आदमी की बहादुराना कोशिशें थी जो कि रंग लाने लग गई थी, और वो बहादुर आदमी कौन था? महात्मा गांधी एक फौज के समान साबित हुए। देखिए, 77 साल के बुजुर्ग आदमी थे इस समय गांधी जी। तो 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया, पूरे जीवन आजमाया है अहिंसा के सिद्धांत को, और अब एक बार फिर उन्होंने अपने अहिंसा के सिद्धांत को आजमाया, अहिंसा के सिद्धांत के साथ लोगों के बीच गए और अपना सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया। अपने जीवन तक की परवाह उन्होंने नहीं की। बिना सुरक्षा के वो हर क्षेत्र में जाते थे जहां भी दंगे फैल रहे हैं। उनको लगता था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। उनको, गांधी जी को हमेशा लगता था कि जो आदमी बुरा हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा बुरी नहीं हो सकती, उसका व्यवहार बुरा हो सकता है लेकिन अंदरूनी जो उसकी आत्मा है वो बुरी नहीं हो सकती। तो अगर हम अहिंसक तरीके से उसकी अंतरात्मा को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वो बदल जाएगा। ऐसा ही वो मानते थे और जीवन भर इसी चीज़ का उन्होंने प्रयोग भी किया दुष्ट लोगों पे। तो देखिए, उनको लगता था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, प्रेम के व्यवहार से, अहिंसक व्यवहार से लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, और लोग प्रभावित भी हो रहे थे। गांधी जी का ये हथियार अहिंसा वाला काम भी कर रहा था, और गांधी जी की अकेले की जो मेहनत थी वो रंग लाने लग गई थी, और गांधी जी पूरे एक फौज की तरह साबित हो रहे थे। शांति बहाली में वे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर निकल पड़े। तो गांधी जी कहाँ गए? नोखाली, बिहार, कलकत्ता और दिल्ली, हर जगह जहां भी दंगे ज्यादा हो रहे थे गांधी जी वहीं गए। सबसे पहले गांधी जी नोखाली से दंगे शुरू हुए थे, तो बांग्लादेश में पड़ता है आजकल, वहां गए, फिर बिहार के दौरा किया, फिर कलकत्ता में दंगाइयों को समझाया, और फिर दिल्ली में शांति बहाली की कोशिशें लगातार गांधी जी करते रहे। हमने देखा था कि एक तरफ आज़ादी का उत्सव दिल्ली में मन रहा था और दूसरी तरफ गांधी जी 24 घंटे के उपवास पे थे कलकत्ता में, और बस दंगे प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे थे। किसी भी आज़ादी के उत्सव या समारोह में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उनका देश जल रहा था, तप रहा था और विभाजित था, इसलिए वो शोक में थे और 24 घंटे के उपवास पर थे। आगे देखते हैं थोड़ा। उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोगों को समझाते थे, और उन्होंने कहा चाहे देश हमारा विभाजित हो गया लेकिन हमें फिर से एक होना है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई फैसले नहीं लेंगे। तो दोनों समुदायों में दोबारा से एकता बहाली और शांति स्थापित करने की कोशिशें गांधी जी की लगातार जारी रही। एक व्यक्ति है शाहिद अहमद देहलवी, ये दिल्ली में एक मौलवी थे शाहिद अहमद देहलवी। जब हिंदू दंगाई लोग थे, उन्होंने जब इन पर हमला किया तो ये दिल्ली के पुराने किले में जाकर छुप गए थे अपनी जान बचाने के लिए, और काफ़ी दिनों तक वहाँ छुपे रहे और दंगाई इनको ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर गांधी जी दिल्ली पहुँचे तो उस दिल्ली को उन दंगों से थोड़ी राहत मिली, दिल्ली में कुछ दंगे कम हुए। तो वो क्या लिखते हैं गांधी जी के बारे में, उनकी दिल्ली यात्रा के बारे में, देखते हैं कुछ अंश। शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 में दिल्ली में गांधी जी के आगमन को, मतलब 9 सितंबर 1947 को जब दिल्ली पहुंचे गांधी जी दंगाइयों को समझाने के लिए, शांति स्थापित करने के अपनी यात्रा जो चल रही थी उसके दौरान जब दिल्ली में पहुंचे तो शाहिद अहमद देहलवी क्या कहता है उस बारे में कि बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की कुछ फुहारें आने जैसा महसूस किया उन्होंने, कि दिल्ली जल रही थी, दंगे हो रहे थे, गांधी जी के आने के बाद कुछ शांति स्थापित हुई, कुछ लोगों ने राहत महसूस की। ऐसा लगा कि लंबी कठोर गर्मी के बाद बरसात की कुछ फुहारें आने जैसा महसूस हुआ। मुसलमानों ने एक दूसरे को
कहने लगे थे, जो मुसलमान थे, जब गांधी जी दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के मुसलमान एक दूसरे को कहने लगे थे कि अब दिल्ली बच जाएगी, गांधी जी आ गए हैं, शायद अब दिल्ली बच जाएगी, अब दिल्ली में मारकाट और नहीं मचेगी। तो ये है गांधी जी की यात्रा की बात हम कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था दिल्ली में, उन्होंने जब लोगों के सामने भाषण दिया तो चांदनी चौक में जब लोगों के सामने भाषण दे रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने देखा कि चांदनी चौक पे कोई मुसलमान दिखाई नहीं दिया उसे, चांदनी चौक की सड़कों पे। तो उन्होंने लोगों को कहा था कि हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है कि ये मुसलमानों का क्षेत्र था और यहाँ आज एक भी मुसलमान नहीं है, हमने उनको यहाँ से भगा दिया है, वो देश छोड़ के चले गए हैं, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। तो देखिए गांधी जी ने लोगों को क्या कहा है दिल्ली में, हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है, इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है, ऐसा गांधी जी लोगों को कह रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में हो रही हिंसा से तंग आकर उन्होंने मतलब गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, लोगों को समझाया, बहुत सारे लोग समझे, लेकिन फिर भी कई हिस्सों में दिल्ली में दंगे चल रहे थे, हिंसा हो रही थी, इसलिए गांधी जी दिल्ली में ही अनशन पर बैठ गए। अब कईयों को लगेगा कि ये तो ड्रामा है, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे तो मुसलमान हिंदुओं को क्यों ना मारें, समझ रहे हो ना कि यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे उनको हिंदू और सिख मार रहे थे, तो उधर से जो हिंदू और सिख आएंगे तो मुसलमान उनको क्यों छोड़े, वो भी बदला तो लेंगे। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए थे, रास्ते में उन्होंने अपने लोगों को खो दिया था, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, उनके रिश्तेदार मर गए थे, उनको भी चोटें आई हैं, वो खुद गांधी जी के पास आए और गांधी जी के इस अनशन में शामिल हो गए। वो भी नहीं चाहते थे कि हमने जिनको खो दिया वो ठीक है, लेकिन आगे और ज़्यादा हिंसा नहीं होनी चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, आप इस बात को थोड़ी गहराई से सोचना कि क्या लिखा है। आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनमें भी बदले की भावना ना होकर गांधी जी के साथ अनशन में बैठकर ये दिखा रहे हैं कि बस अब जो हो गया, हमने जो खोना था खो दिया, लेकिन अब शांति स्थापित होनी चाहिए, और वो गांधी जी के साथ अनशन पर बैठते थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है गांधी जी की। और हम समझ रहे हैं कि आम भारतीय की क्या सोच थी विभाजन को लेकर, वो बस शांति चाहते थे, आम साधारण लोग, आम भारतीय लोग। ये गांधी जी की एक तस्वीर आप बोर्ड पे देख रहे हो कि गांधी जी जब नोखा अली, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है, पहले बंगाल का एक हिस्सा होता था वो, तो नोखा अली में जब गांधी जी दंगा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर गए थे, तो देखिए कितने लोग उनके दर्शनों के लिए उमड़ गए थे। 1947 का ये चित्र है, देखिए कैसे गांधी जी के दर्शन करने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोग आ गए हैं। तो गांधी जी क्या संदेश देंगे कि हिंसा मत फैलाओ और शांति स्थापित करो। यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं कि मौलाना आजाद ने लिखा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी गांधी जी की इन बहादुराना कोशिशों के बारे में कुछ लिखा है कि गांधी जी की ये मेहनत, ये बहादुराना कोशिशें, शांति स्थापित करने की जो कोशिश गांधी जी कर रहे थे, ये किस प्रकार रंग लाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा है इस बारे में देखिए। लिखा है किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि इस अनशन का, गांधी जी जो दिल्ली में अनशन कर रहे हैं, इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी। लोग, जो भारतीय लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को मार देंगे, खत्म कर देंगे, सफाया कर देंगे मुसलमानों का, जब उन भारतीय या हिंदू या सिख लोगों ने ये देखा कि जो पाकिस्तान से सिख और हिंदू आए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वो खुद कह रहे हैं कि मारकाट बंद करो और गांधी जी के साथ अनशन पर बैठ रहे हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आया कि जब अब मुसलमानों के सफाई से क्या तात्पर्य है,
जिन्होंने इस हिंसा का सबसे दर्दनाक पल देखा है, इस हिंसा में जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, वही और ज़्यादा हिंसा नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप बच्चों? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि आसमान की बिजली जैसा, मतलब एकदम से कोई आसमान की बिजली गिरती है, ऐसे एकदम से शांति स्थापित होती ही चली गई, ऐसा असर हुआ इस अनशन का। मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। जो लोगों को शांति स्थापित करने की बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने गांधी जी की बात नहीं मानी और गांधी जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और आखिर इस हिंसा ने गांधी जी की ही जान ले ली। बड़े दुख की बात है कि आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही यह हिंसा का नंगा नाच खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। अब सब सुधर जाएंगे जब गांधी जी ही मर गए हैं। तो धीरे धीरे फिर सब सामान्य होता चला गया। सब सदमे में थे, पूरा देश अनाथ महसूस कर रहा था, उनका बापू जा चुका था। देखिए आगे थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं हम। बंटवारे में औरतें, तो हमने पूरा अध्याय पढ़ा है कि बंटवारा जो हुआ उसमें आम लोगों के जीवन पर कैसा असर हुआ। अध्याय के शुरुआत में हमने कुछ साक्षात्कार वगैरह भी पढ़े थे कि वो कैसे प्रभावित हुए। लोगों ने सब कुछ अपना जो भी जीवन में कमाया सब कुछ खो दिया था और तिनके तिनके से नई शुरुआत अब उनको करनी थी। लेकिन हमने अध्याय में ये कहीं ज़्यादा समझा नहीं कि औरतों पे क्या प्रभाव पड़ा, औरतें कैसे प्रभावित हुई और ये जो विभाजन हुआ इसके सबसे दर्दनाक दृश्य जिसने देखे वो औरतें ही थी। वो हम समझते हैं कि विभाजन का औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा। औरतों की बरामदगी पढ़ते हैं सबसे पहले, बंटवारे में औरतों की स्थिति के बारे में और औरतों की बरामदगी ये क्या थी। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। कई सारे विद्वानों ने लिखा है कि उस काल में औरतों ने किस तरह भयानक अनुभव, क्या दर्द सहा और क्या अनुभव उनके रहे, इस बारे में भी लिखा है। तो क्या है, उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, पकड़ लिया गया, उनको उठा लिया गया, उनका अपहरण कर लिया गया, बार बार बेचा और खरीदा गया। देखिए जब औरतें, मतलब एक पूरा परिवार जब एक स्थान से दूसरे देश में जा रहा है तो रास्ते में दंगाई लोग तलवार लेके उन पे टूट पड़ते थे, आदमियों को मार देते थे और औरतों को वो उठा लाते थे। उनके साथ बलात्कार जैसी दर्दनाक घटनाएं होती थी, उनको पकड़ लिया जाता था, कहीं बेच दिया जाता था, बार बार बेचते थे, एक को बेच दिया वो किसी और को बेच देगा। तो इस तरह से औरतों ने कितना दर्द सहा था। मर्दों को मार दिया जाता था और औरतों को अगवा कर लिया जाता था और फिर बलात्कार और बार बार बेचने जैसी घटनाएं उनके साथ होती थी। अनजान हालत में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो खरीदार होते थे, उन औरतों को जो खरीद लेते थे वो फिर उनको अपने घरों में रखते थे, एक अनजान माहौल में और अजनबी व्यक्ति के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया जाता था। गहरे सदमे के बावजूद, इन सब के बावजूद इतना सदमा उनको लगा है, उन्होंने अपने भाई, पिता, पूरे परिवार को खो दिया है, उनको कहीं बेच दिया गया है एक अनजान घर में, अनजान जगह में और किसी अजनबी आदमी के साथ वो रह रही हैं। इतने भयंकर सदमे के बावजूद भी औरतों ने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। मतलब जो आदमी उनको खरीद के लाया है उसके साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके संबंध अच्छे हो गए और वो अपने पुराने जो अनुभव थे, जो दर्द भरे अनुभव थे, औरतें उनको भुलाने लग गई थी, अच्छे से रहने लग गई थी। उन्होंने अपना परिवार नए सिरे से शुरू कर लिया था, उस परिवार में वो अच्छे से रच बस गई थी। लेकिन उसके बाद सरकारों ने ये फैसला लिया कि जो भी औरतें छूट गई हैं,
जो भी मुस्लिम औरतें भारत में छूट गई हैं अपने परिवार से बिछड़ के, या कुछ हिंदू या सिख औरतें पाकिस्तान में छूट गई है अपने परिवार से बिछड़ के, उनकी अदला बदली की जाएगी। ऐसी औरतें जिन्होंने नए सिरे से अपना परिवार शुरू कर लिया था, उनको फिर से गिरफ्तार किया गया, पुलिस के द्वारा उनको लिया गया और ये माना गया कि इनको जबरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है नए परिवार में, नई जगह पे, चाहे वो अपनी मर्जी से रह रही हो। औरतों से पूछा नहीं गया कि आप अपनी मर्जी से रह रही हैं, आपकी इच्छा क्या है, क्या पुराने परिवार या जाने की इच्छा है आपकी पुराने लोग या पुराने परिवार के पास, या यहीं रहेंगी, ऐसी कुछ उनसे पूछा नहीं गया और उनको अगवा कर करके और नए स्थानों पर भेज दिया गया। मतलब औरतों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू की थी नए परिवार के साथ और फिर उस परिवार से उनको छीन लिया गया। बड़े दर्द भरे अनुभव थे औरतों के। देखिए इसमें गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए थे। नए परिवार से वो बंध गई थी, विकसित कर रही थी, धीरे धीरे उस परिवार में सहज हो रही थी वो। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इस तरह की औरतों को जबरदस्ती घर बिठाया हुआ मानते हुए उन्हें उनके नए परिवार से छीनकर दोबारा पुराने परिवार और स्थानों पर भेज दिया गया। सरकारों ने फैसला लिया बिना औरतों की मर्जी पूछे कि ये जो औरतें रह गई हैं ये अपनी मर्जी से नहीं रह रही है, इनको जबरदस्ती बिठा के रखा गया है, जबरदस्ती पकड़ के रखा गया है और उन नए परिवारों से उनको छीन के और वापस से पुराने परिवारों में भेजा गया। तो पुराने परिवार के लोगों ने फिर उन औरतों को बहुत सारी को अपनाया भी नहीं कि ये तो किसी और से बच्चे वगैरह उनके साथ रह रही है, किसी और से बच्चे पैदा किए हैं, इसलिए उनको अपनाया भी नहीं और औरतों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई अपने पुराने परिवार में आने के बाद कुछ औरतों की। तो ठीक है, तो ये एक फैसला था औरतों से बिना पूछे। तो देखिए सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। सरकारों ने इंसानी संबंधों के बारे में कि औरतों से पूछें तो सही कि इस परिवार में आप रह रहे हो, नई परिवार में, क्या आपको ज़बरदस्ती रख रहे हैं या आप अपने पुराने परिवार के पास जाना चाहती हैं। तो ऐसा पूछा तक नहीं और बस उनको अगवा मान लिया गया कि इनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है और उनको भेज दिया जाता था। इस बारे में उन औरतों से कोई सलाह नहीं ली गई। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसा कि उस समय औरतों को अपने जीवन के फैसले लेने के अधिकार नहीं होते थे, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि औरतें अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। तो उस समय भी उनके अपने जीवन के बारे में फैसले लेने के अधिकार को नज़रअंदाज कर दिया गया था। लगभग 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। 22,000 भारत में जो रह गई थी उनको पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान में जो 8,000 रह गई थी हिंदू या सिख औरतें, उन्हें भारत भेज दिया गया वापस अपने पुराने परिवार के पास और बिना उनकी मर्जी पूछे। इस बारे में हम एक बड़ी दर्द भरी कहानी देखेंगे कि ये कहानी क्या बयान करती है उस औरत के बारे में जो अपने नए परिवार में सहज हो गई थी, वहीं रहना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसको पुराने परिवार के पास भेजने की कोशिशें सरकार के द्वारा, समाज सेवकों के द्वारा और पुलिस के द्वारा की जा रही थी। देखिए आपकी पुस्तक से ये कहानी है, औरतों की बरामदगी का मतलब क्या था। एक छोटा सा कहानी है, एक छोटा सा किस्सा है, कहानी है। प्रकाश टंडन ने औपनिवेशिक पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी, ये एक मान सकते हो किताब, पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। वहां उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयां की है, एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। यहाँ उनका संक्षिप्त रूप दिया गया है, लेकिन इसमें जहाँ तक संभव हो मूल भाषा और अभिव्यक्ति को बनाए रखने की कोशिश की गई है। मतलब कौन है? प्रकाश टंडन है। उसने एक ऐसी ही औरत की कहानी के बारे में बताया है जो पंजाब में अपने नए परिवार में खुश थी, उसके बच्चे भी थे और सब बच्चों को छोड़ के उसको पाकिस्तान भेजने की कोशिशें जारी थी और इस चक्कर में उसने उसकी जान ही चली गई थी। देखिए क्या है कहानी।
एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मार काट बचाने वाले सिख नौजवान ने, मार काट बचा रहे थे जो लोगों के, सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने फिर शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। मतलब एक व्यक्ति था जो मुसलमानों को बचा रहा था, सिखों को समझा रहा था कि मुसलमानों को मत मारो, लेकिन दंगाई भीड़ मारने पे तुली हुई थी और वो दंगाई भीड़ एक लड़की को मारने वाली थी कि वो सिख व्यक्ति वहां पहुंचता है एक, और वो कहता है कि इस लड़की को मत मारो, ये आप मुझे दे दो, और वो उससे उनको मांग लेता है, उन दंगाइयों से, उस लड़की को, और फिर उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों में प्रेम भी हो जाता है। वो लड़की जो मुस्लिम लड़की थी वो भी उस लड़के को पसंद करती है और लड़का भी लड़की को, प्रेम हो जाता है और अच्छे से अपना घर बसाते हैं, उनके एक बच्चा भी हो जाता है। और उसके बाद सरकार की ये कोशिशें शुरू होती है कि जो भी औरतें रह गई थी उनको लौटाया जाए। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि लगभग 22,000 औरतें भारत से पाकिस्तान लौटाई गई थी। तो फिर इस औरत की भी बारी थी कि इसको भी जबरदस्ती रखा गया है, ऐसा सरकार ने माना और उसको खोजने की कोशिशें शुरू हुई कि इस औरत को खोजो और पाकिस्तान पहुंचाओ। तो कैसे फिर वो छुपते घूमेंगे पति पत्नी, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की को पाकिस्तान नहीं जाना और वो लड़का उससे दूर होना नहीं चाहता है। देखिए आगे, लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। लड़की मतलब एक नए परिवार में रच बस गई थी और अपनी पुरानी यादें, जो दर्द भरी यादें थी, उसके माता पिता जो मर गए थे, वो यादें उसने अपने दिमाग से निकाल दी थी, भूलती जा रही थी, धीरे धीरे धुंधली हो रही थी यादें। वे एक दूसरे के साथ खुश थे, लड़का और लड़की, मुस्लिम लड़की और सिख लड़का एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश थे, अपना परिवार चला रहे थे। उनके एक बेटा भी हुआ था, पर जल्दी ही अपहत औरतों को पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को पता चला कि एक पाकिस्तानी औरत है और उसको सिख लड़के ने अपने घर में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तानी औरत को तो लौटाना पड़ेगा, चलो उसको वहाँ से लेके आते हैं। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। वो लोग गए, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वाले, और जालंधर जिले में वो रहते थे, तो वहां पूछताछ की। उसे उसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। लड़के और को पता चल गया था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस आ रही है, इस लड़की को यहाँ से लेंगे और वह पाकिस्तान भेज देंगे बिना इसकी मर्जी पूछे। इसलिए वो बचने के लिए पंजाब से कलकत्ता भाग गए कि वहाँ हमें कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन पुलिस उनका पीछा करता हुए कलकत्ता भी पहुँच गई। तो वहाँ से वो फिर वापस पंजाब भाग के आ गए और पंजाब के गाँव में रहने लगे जहाँ पुलिस ना पहुँचे। देखिए आगे फिर क्या होता है इस कहानी में। सामाजिक कार्यकर्ता कलकत्ता पहुंच गए। इसी बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश की, पर कानून अपनी भारी भरकम चाल से चल रहा था। उसके दोस्त थे उस लड़के के, उन्होंने अदालत से ऐसे ऑर्डर लाने की कोशिश की कि इस लड़की की मर्जी पूछी जाए, इसको यहीं ये अगर रहना चाहती है तो यहीं रखा जाए। स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश की, लेकिन कानून तो अपनी धीमी चाल से चलता रहा। पता नहीं कब ऐसा फैसला आता। कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद के साथ किसी अनजान जगह, कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान गांव की ओर गांव को भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंच पाएगी, किसी छोटे से गांव में छुप के रहेंगे पंजाब में, शायद पुलिस फिर हमको खोज भी ना पाए। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी, फिर से गर्भवती थी और वह अब दूसरे बच्चे को जन्म देने के भी नजदीक ही थी। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया, मतलब जो पहला बेटा था उसको तो उस लड़के ने अपनी माँ मतलब उस लड़के की दादी के पास भेज दिया, और अपनी पत्नी जो गर्भवती थी और खुद बस खेतों में छुपते घूमते थे। और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहां एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया। एक गड्ढा खोदा और वहां लिटा दिया, क्योंकि वो गर्भवती थी और डिलीवरी होने ही वाली थी।
और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया और खुद बंदूक लेके बैठ गया, अगर पुलिस आएगी तो लड़ूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जीते जी मैं इसको नहीं ले जाने दूंगा। इस कोशिश में वो था। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। वह गड्ढे में ही उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथ से पत्नी की जचकी करवाई, मतलब डिलीवरी करवाई। बच्चा जो होने वाला था वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया अपनी पत्नी को, क्योंकि उसे डर था अगर हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इसे पाकिस्तान भेज देगी, बिना इसकी मर्जी पूछे हम दोनों को जुदा कर देगी, अलग कर देगी। इसलिए वहीं पर उसी गड्ढे में खुद के ही हाथों से उसने अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाई। लेकिन फिर उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, उसे बुखार आया, फिर भी वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया, इस डर से कि इसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और 3 दिन बाद उसकी पत्नी वहीं पर मर जाती है। देखिए, अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उससे उसे छीन लेंगे। तो इस तरह ये दर्द भरी और प्यार भरी कहानी है कि औरतों से बिना उनकी मर्जी पूछे इधर उधर बदला जा रहा था। उनसे किस तरह बलात्कार जैसी घटनाएं, अपहरण जैसी और खरीद फरोख्त जैसी घटनाएं चल रही थी। तो जो विभाजन है, इसके सबसे दर्द भरे अनुभव किसके थे? औरतों के थे। और थोड़ा पढ़ते हैं और क्या हुआ औरतों के साथ विभाजन के दौरान। इज्जत की रक्षा। अब औरतें अपनी इज्जत की रक्षा कैसे करेंगी? तो देखो, बहुत सारी जगह जब बड़ा परिवार होता था या कोई गांव होता था, जैसे पाकिस्तान में कोई गांव है, उसको वापस अपने भारत आना है विभाजन के बाद, तो उनको लगता था कि जो मर्द हैं वो तो लड़ लेंगे, दंगाई भीड़, मुस्लिम जो दंगाई भीड़ आएगी उससे लड़ लेंगे और मर जाएंगे। लेकिन औरतों को वो अपहरण कर लेते थे और फिर बलात्कार जैसी घटनाएं उनके साथ होती थी, जिससे बड़ी बदनामी होती थी। इसलिए बहुत सारे परिवार तो अपनी औरतों को खुद ही जहर दे देते थे या मार देते थे, उनको खुद ही मार देते थे ताकि इज्जत की रक्षा हो सके। लेकिन ये कैसी इज्जत कि खुद ही अपनी औरतों को मार रहे हैं। देखिए कितने दर्द भरे अनुभव थे औरतों के। कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, मतलब उनके साथ कुछ गलत हरकत कर सकता है, नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। वो लोग खुद ही अपनी औरतों को मार देते थे कि शत्रु के हाथ ना लगे। इसलिए उर्वशी बुटोलिया ने अपनी पुस्तक, एक है उर्वशी बुटोलिया, उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ ऐसी एक कहानी लिखी है छोटी सी, द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव की एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया है। रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, वहां एक सिख परिवार रहता था। उस सिख परिवार या एक सिख गांव था, उस गांव का नाम था थुआ खालसा। उसके बारे में बताती है कि वहां से जो सिख समुदाय था वो भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन उनको डर था कि अभी ये मुस्लिम दंगाई इस गांव पे हमला करेंगे और औरतों को उठा ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सारी औरतों को खुद ही, या सभी औरतों ने खुद ही फैसला लिया कि वो कुएं में कूदकर जान दे देंगी, खुद ही आत्महत्या कर लेंगी अपने इज्जत या सम्मान की रक्षा के लिए। ऐसा भी होता था। देखिए, तस्मीम के समय, मतलब निकलने के समय, वो गांव छोड़ के निकल रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं, तस्मीम कह दिया। तो तस्मीम के समय सिखों की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये बड़ी सी कहानी किसने लिखी है? उर्वशी बुटोलिया। आज भी पंजाब में जब कोई ये एक बरसी मनाई जाती है इस बहादुराना घटना की 13 मार्च को, तो ये सारी कहानी, इन 90 औरतों की कहानी सुनाई जाती है। देखिए,
हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। उन 90 औरतों की बहादुरी के बारे में, बहादुरी के बारे में सुनाने का मकसद कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन औरतों को, जो सुनने वाली औरतें हैं, इनसे भी ऐसी अपेक्षा करता है समाज कि कभी भविष्य में तुम्हारे सम्मान की रक्षा की बात आए तो तुम भी कम से कम बहादुरी दिखाना और ऐसा करना। तो इस तरह भी लिया जाता है इन कहानियों को। और इस बहादुराना कहानी जब सुनाई जाती है 90 औरतों की, तो उन औरतों को, उन बच्चियों को भुला दिया जाता है जिन्होंने शायद अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान ना दी हो, शायद उनको ज़बरदस्ती भी फेंका गया हो। तो इन चीज़ों को भुला दिया जाता है। इसी से पता चलता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज है और औरतों के दर्द भरे अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा था। तो हमने पढ़े विभाजन के दौरान औरतों के अनुभव। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको एक बार फिर से देखें, फिर से समझें और इसे याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।